आसमान का रंग अजीब सा मटमैला और गहरा हो चुका था। हवा में एक अनजानी सी भारी सनसनी तैर रही थी। पूरी दुनिया रातों रात अंदर से पूरी तरह बदल चुकी थी। बाजार के सारे नियम और कीमतें अचानक जमींदोज हो गईं। वैश्विक अर्थव्यवस्था एक झटके में पूरी तरह ढह चुकी थी। कागजी नोटों की औकात अब रद्दी के बराबर बची थी। एक संयुक्त राष्ट्र टोकन में पूरा माउंट फूजी बिक रहा था। 2 टोकनों में अमेरिकी वॉल स्ट्रीट नीलाम हो रहा था। लेकिन मेरे बैंक खाते के पैसों पर कोई असर नहीं था। मैं इस महाविनाशकारी आर्थिक बदलाव से बिल्कुल अनजान और बेफिक्र था। मां के कहने पर मैं एक ब्लाइंड डेट पर आया था। कैफे की खिड़की से बाहर धूप बहुत तीखी लग रही थी। सामने बैठी लड़की के चेहरे पर गजब का अहंकार था। उसने अपनी नुकीली उंगलियों से कॉफी का मग पकड़ा हुआ था। वह बहुत गंभीरता से मेरी आंखों में झांक रही थी। उसने ठंडे स्वर में सीधे अपनी शर्तों की बौछार कर दी। शादी के लिए 100 वर्ग मीटर का एक बड़ा घर चाहिए, एक आलीशान जीप और पूरे 5 माओ का दहेज लगेगा। मैंने अविश्वास से अपनी पलकें झपकाईं और उसे देखा। 5 माओ की मामूली रकम सुनकर मेरा दिमाग पूरी तरह चकराया। क्या यह लड़की मेरे साथ कोई भद्दा मजाक कर रही थी? लड़की ने चेहरे पर सामान्य भाव लाते हुए सिर हिलाया। हाँ, पूरे 5 माओ, एक भी पैसा कम नहीं लूंगी। मेरी भवें तन गईं और मैंने गहरी सांस छोड़ते हुए पूछा, क्या तुम सच में मुझसे कोई अजीब मजाक कर रही हो? उसने तुरंत अपनी दोनों बाहें गुस्से में आपस में सिकोड़ लीं। उसने बहुत रूखे और कड़वे लहजे में जवाब दिया, साफ लफ्जों में सुन लो, तुम एक बेहद गरीब लड़के हो। मैंने अपना सिर झटका, जैसे कोई डरावना सपना देख रहा हूं। शायद मेरे सुनने में कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। क्या तुम सचमुच 5 माओ की ही बात कर रही हो? उसकी आंखों में मेरे प्रति गहरी हताशा और कड़कपन था। शादी करनी है तो 5 माओ देने ही होंगे, समझो। मैं उसे पागलों की तरह लगातार बस घूरता ही रह गया। मेरे माता पिता ने मुझे बहुत मुश्किलों से पालकर बड़ा किया है। उसकी इस बड़ी मांग से मेरा सिर घूमने लगा था। क्या यह लड़की असल में कोई छिपी हुई अरबती है? मैंने अनजाने में अपने होठों से धीरे से बड़बड़ाया, तुम कोई बहुत बड़ी बिजनेस टाइकून तो नहीं होना? यह सुनते ही उसकी आंखों से मानो अंगारे बरसने लगे। क्या बकवास कर रहे हो? औकात नहीं है तो छोड़ो। उसने हवा में अपना हाथ बहुत लापरवाही से झटका दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा कोई फायदा नहीं उठाऊंगी। इस कड़क कॉफी के पैसे मैं खुद अपनी जेब से दूंगी, चाहे तुम अपनी जेब से 1 युआन ही क्यों न निकालो। अगर तुम रोते हुए गिड़गिड़ाओगे तब भी शादी नहीं करूंगी। मैं चुपचाप खड़ा हुआ और घर जाने की तैयारी करने लगा। मेरा ऑनलाइन स्ट्रीमिंग चैनल मुझे लाखों कमा कर दे रहा था। तभी अचानक मेरी पैंट की जेब में फोन जोर से थरथराया। मैंने स्क्रीन देखी और अजीब सी उलझन में कॉल उठाया। हेलो, कौन बोल रहा है और मुझसे क्या काम है? दूसरी तरफ से एक बेहद गंभीर और रोबीली आवाज आई। क्या मेरी बात इस वक्त आदरणीय मिस्टर सेन से हो रही है? मैंने अपनी भवें सिकोड़ते हुए हाँ में जवाब दिया। सर, आपका ऑनलाइन खरीदा हुआ बोइंग 747 विमान आ चुका है। यह सामान बेहद कीमती है, इसलिए आपको खुद आना होगा। मैं फोन पर ही जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। मैंने तो महज 3 रुपए का एक प्लास्टिक मॉडल मंगाया था। उसे शहर के केंद्रीय रेलवे स्टेशन पर ही छोड़ दीजिए। फोन पर मौजूद डिलीवरी अधिकारी बुरी तरह घबरा गया। नहीं सर, आप मजाक कर रहे हैं, यह असली हवाई जहाज है। हम इसे ऐसे लावारिस छोड़ने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे। मुझे यकीन हो गया कि वह आदमी पूरी तरह पागल है। प्लास्टिक के खिलौने को असली हवाई जहाज बता रहे हैं। ठीक है, मैं खुद उसे लेने एयरपोर्ट के प्लेटफॉर्म पर आऊंगा। मैंने पैसे बचाने के लिए रास्ते में 2 बसें रोकीं। मैंने बस ड्राइवर से हवाई अड्डे का किराया सीधे पूछा। दोनों ड्राइवरों ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं पागलखाना से भागा हूं। क्या तुम नींद में हो या कोई टीवी ड्रामा देख रहे हो? आजकल के युवाओं का घमंड पैरों की धूल जैसा बदबूदार है। मुंह खोलते ही सीधे संयुक्त राष्ट्र की बातें करते हैं। भीड़ में से कोई दूसरा आदमी जोर से हंसने लगा। लॉटरी जीतने के झूठे हसीन सपने देखना बंद करो लड़के। मेहनत करो और महीने के कुछ पैसे कमाने की सोचो।
तभी तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा को थोड़ी शांति मिलेगी। मैं उनकी बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान परेशान खड़ा था। एक तरफ वह लड़की 5 माओं के लिए नखरे दिखा रही थी, यहाँ बस के चंद रुपयों के लिए मेरा अपमान हो रहा था। तभी एक सूट पहने घमंडी शख्स ने मुझे घूरकर देखा। तुम्हारे इन सस्ते कपड़ों की कीमत ही क्या होगी, भिखारी? मैंने भी गुस्से में दहाड़ते हुए उसे सीधे चुनौती दे दी। तुम खुद को समझते क्या हो, अपनी सीमा में रहो। उसने खुद को शहर का रक्षक बताते हुए मुझे डांटा। पैसे नहीं हैं तो इस बस से तुरंत नीचे उतर जाओ। मेरा धैर्य अब पूरी तरह से जवाब दे चुका था। बस का किराया पूछना भला कब से कोई अपराध हो गया? चंद रुपयों पर इतना घमंड दिखाना बेहद शर्मनाक बात है। मेरे मुंह से युवान शब्द निकलते ही पूरी बस चीख उठी। लोग आपस में पागलों की तरह चिल्लाने और हंसने लगे। यह लड़का जागती आंखों से कोई अजीब सपना देख रहा है। हवा में तनाव इतना बढ़ गया कि सांस लेना भारी था। बस के शीशों पर बाहर की धुंधली रोशनी कांप रही थी। मुझे समझ आ गया कि दुनिया के नियम बदल चुके हैं। ड्राइवर ने गुस्से में गाड़ी का ब्रेक जोर से दबाया। टायरों के घिसटने की तीखी आवाज पूरे रास्ते में गूंजी। सभी यात्री मुझे मुड़मुड़कर हिकारत से देखने लगे थे। मैंने अपने फोन की स्क्रीन को कसकर अपनी मुट्ठी में भींचा। सच्चाई जानने के लिए मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। शायद मेरे पास मौजूद दौलत अब इस दुनिया में सबसे बड़ी थी। मैंने बस का दरवाजा झटके से खोला और बाहर आ गया। सड़क की ठंडी हवा सीधे मेरे चेहरे पर आकर टकराई। दूर क्षितिज पर एयरपोर्ट की विशाल लाइटें चमक रही थीं। लड़की के वे कड़वे शब्द अभी भी कानों में गूंज रहे थे। लेकिन अब मुझे उस असली बोइंग विमान के पास पहुंचना था। मेरी जेब में रखा वह मामूली सिक्का अब एक साम्राज्य था। मैंने अपने कदम सीधे उस चमकते हुए एयरपोर्ट की तरफ बढ़ाए। एक नई और अविश्वसनीय शुरुआत मेरा वहां इंतजार कर रही थी। पूरी दुनिया के सामने अब मेरी असली ताकत आने वाली थी। अंधेरा कमरा, सिर्फ एक लैपटॉप की स्क्रीन चमक रही है। कबीर के चेहरे पर पसीना है। वह घबराए हुए हाथों से कीबोर्ड पर एंटर दबाता है। स्क्रीन पर लाल अक्षरों में फ्लैश होता है, ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, $50 मिलियन। सुबह की धूप, एक आलीशान मुंबई पेंटहाउस। कबीर के पिता देवराज सहगल बालकनी में चाय पी रहे हैं। अचानक उनका फोन बजता है। स्क्रीन पर नाम दिखता है, कमिश्नर। देवराज का चेहरा सफेद पड़ जाता है। सहगल कॉरपोरेशन का बोर्डरूम। कबीर अंदर आता है। सब शांत हैं। देवराज कबीर की तरफ देखते हैं और पूरी ताकत से उसे थप्पड़ मारते हैं। क्या किया है तुमने, कबीर? पुलिस हेडक्वार्टर्स। इंस्पेक्टर राघव फाइलें पलट रहा है। वह कबीर की तस्वीर पर लाल क्रॉस लगाता है। सहगल खानदान का चिराग अब सलाखों के पीछे चमकेगा। एक सुनसान गोदाम। कबीर अपने वफादार दोस्त रोनी से मिलता है। रोनी डरा हुआ है। कबीर, तुमने सीधे माफिया के पैसे उड़ा दिए हैं। वे तुम्हें ढूंढ लेंगे। देवराज का स्टडी रूम। एक रहस्यमय आदमी जिसके हाथ में ब्लैक थ्रेड बंधा है, अंधेरे से बाहर आता है। देवराज जी, लड़के ने गलती बड़ी की है। कीमत तो चुकानी पड़ेगी। कबीर की बहन मायरा कॉलेज से बाहर निकल रही है। 2 काली गाड़ियां उसका रास्ता रोकती हैं। कुछ गुंडे बाहर निकलते हैं। मायरा चिल्लाती है। राघव का केबिन। फोन बजता है। राघव फोन उठाता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, मायरा सहगल हमारे पास है। कबीर से कहो फाइलें वापस करे या लाश ले जाएं। इंटरवल ब्लॉक। कबीर बारिश में खड़ा है। उसका फोन बजता है। एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ माफिया, और बीच में उसकी बहन की जिंदगी। कबीर चिल्लाता है, खेल तुमने शुरू किया था, खत्म मैं करूंगा। बारिश थमती है। कबीर एक पुरानी साइबर कैफे में बैठा है। वह एक डार्क वेबसाइट खोलता है और माफिया के सारे अकाउंट्स फ्रीज करना शुरू कर देता है। माफिया का ठिकाना। डॉन रुद्र गुस्से में अपनी बंदूक चलाता है। उस लड़के ने हमारे सारे पैसे ब्लॉक कर दिए। उसे जिंदा पकड़ो।
राघव और उसकी टीम कबीर के आखिरी लोकेशन पर छापा मारती है, लेकिन वहां सिर्फ एक जलता हुआ लैपटॉप और एक नोट मिलता है, कैच मी इफ यू कैन। मायरा एक अंधेरे कमरे में बंधी हुई है। रुद्र उसके पास आता है। मायरा डरने के बजाय उसकी आंखों में देखती है। मेरा भाई तुम्हें बर्बाद कर देगा। कबीर और रोनी एक पुरानी एम्बुलेंस में शहर से भाग रहे हैं। पुलिस के नाकेबंदी की लाइटें दूर से दिख रही हैं। कबीर एम्बुलेंस की स्पीड बढ़ा देता है। देवराज अपने घुटनों पर हैं, भगवान की मूर्ति के सामने। वह रो रहे हैं। मेरे कर्मों की सजा मेरे बच्चों को मत देना भगवान। एक पुराना रेलवे यार्ड। कबीर रुद्र के एक आदमी को पकड़ लेता है। वह उसे पीटता है। कहाँ है मेरी बहन? बोल। गुंडा खांसते हुए कहता है, पुराने शिपयार्ड पर, कंटेनर नंबर 402। लेकिन वहां मौत खड़ी है कबीर। राघव को एक बेनामी टिप मिलती है कि कबीर शिपयार्ड की तरफ जा रहा है। राघव अपनी टीम को अलर्ट करता है। चलो खेल खत्म करने का वक्त आ गया। रात का समय। शिपयार्ड पर सन्नाटा है। कबीर अकेले अंदर दाखिल होता है। उसके हाथ में एक पेन ड्राइव है। कंटेनर नंबर 402 का दरवाजा खुलता है। अंदर मायरा बंधी है और रुद्र अपनी गन तानकर खड़ा है। पैसा कहाँ है कबीर? कबीर पेन ड्राइव हवा में लहराता है। इस ड्राइव में तुम्हारे सारे सिंडिकेट का कच्चा चिट्ठा है। एक गलत मूव और यह सीधे सीबीआई के पास जाएगी। अचानक राघव अपनी पुलिस फार्स के साथ चारों तरफ से घेर लेता है। हैंड्स अप! तुम सब कानून की गिरफ्त में हो। रुद्र हंसता है। राघव, तुम भूल रहे हो कि इस शहर की पुलिस को सैलरी मैं देता हूं। राघव के दो जूनियर ऑफिसर अपनी गन राघव पर ही तान देते हैं। विश्वासघात! राघव हैरान है। रुद्र कबीर से पेन ड्राइव छीनने के लिए आगे बढ़ता है। कबीर रोनी को इशारा करता है, जो दूर एक क्रेन में बैठा है। रोनी क्रेन का लीवर खींचता है और एक भारी कंटेनर रुद्र के गुंडों पर गिरता है। भगड़ मच जाती है। कबीर मायरा की तरफ भागता है और उसकी रस्सियां खोलता है। राघव अपने गद्दार जूनियर से लड़ता है। रुद्र कबीर पर गोली चलाता है, लेकिन देवराज अचानक कहीं से आकर कबीर के आगे आ जाते हैं। गोली देवराज को लगती है। कबीर चिल्लाता है, पापा! देवराज जमीन पर गिर जाते हैं, उनके सीने से खून बह रहा है। मुझे माफ कर देना बेटा, मैं तुम्हें सही रास्ता नहीं दिखा पाया। गुस्से में पागल कबीर रुद्र पर झपट पड़ता है। दोनों के बीच एक भयानक हाथ पैर की लड़ाई होती है। कबीर रुद्र को उठाकर एक लोहे की रॉड पर फेंक देता है। रुद्र लहूलुहान होकर गिर जाता है और उठ नहीं पाता। राघव गद्दार पुलिस वालों को काबू में कर लेता है और एम्बुलेंस को कॉल करता है। सहगल साहब को बचाना होगा। अस्पताल का आईसीयू। देवराज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। कबीर और मायरा बाहर कांच से देख रहे हैं। डॉक्टर बाहर आता है और सिर हिलाता है। ऑपरेशन सफल रहा। वह खतरे से बाहर हैं। कबीर और मायरा राहत की सांस लेते हैं। एक हफ्ते बाद कबीर राघव के सामने खड़ा है। वह पेन ड्राइव राघव को सौंप देता है। इसमें सारा पैसा और सबूत हैं, सर। मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूं। राघव मुस्कुराता है और कबीर को हथकड़ी लगाता है। तुमने कानून तोड़ा है कबीर, लेकिन अपनी फैमिली को बचाया है। कोर्ट में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्लाइमेक्स। कबीर पुलिस की गाड़ी में बैठ रहा है। मायरा और व्हीलचेयर पर बैठे देवराज उसे दूर से देख रहे हैं। कबीर मुस्कुराता है, गाड़ी आगे बढ़ जाती है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। हेलीकॉप्टर के पंखों की गड़गड़ाहट हवा में गूंज रही थी और धूल उड़ रही थी। लियूरियोन अपने छोटे भाई यांग वेई के साथ रनवे पर खड़ी थी। यांग वेई चमकती आंखों से उस विशाल वीआईपी प्राइवेट हेलीकॉप्टर को घूर रहा था। वाह दीदी, देखो, यह एक आलीशान प्राइवेट हेलीकॉप्टर है, कितना अद्भुत है ना। मैं अपने कदम बढ़ाते हुए उनके करीब आया और चेहरे पर सहजता लाने की कोशिश की। रियोन सेवे, तुम भी यहाँ हो, बिल्कुल सही समय पर आई हो, मैंने कहा।
मेरे करीब आते ही रियोन अचानक 2 कदम पीछे हट गई, उसकी आंखें पथरा गईं। मुझे मत छुओ चेनफेंग, सब खत्म करते हैं, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। उसके ये कड़वे शब्द सुनकर मैं अपनी जगह पर एकदम स्तब्ध होकर खड़ा रह गया। क्या? मजाक मत करो, क्या आज शावी का जन्मदिन नहीं है? मैंने हैरान होकर पूछा। उसने बिना किसी भावना के मेरी तरफ देखा और उसकी आवाज में एक अजीब सा रूखापन था। तुम्हारे साथ मजाक कौन कर रहा है? तुम मेरे लायक नहीं हो, समझे तुम? सीने में एक तीखा दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी ने मेरा दिल कसकर भींच दिया हो। रियोन, ऐसा मत करो, मैं भी इस मोड़ पर कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। उसने मेरी बात को बीच में ही बेरहमी से काट दिया। चलो ब्रेकअप करते हैं। उसी पल मेरा हाथ जेब में रखे उन 4 अनमोल सिक्कों पर जाकर कस गया। मेरा चेहरा धीरे धीरे पूरी तरह से ठंडा और भावशून्य होने लगा, आंखें सिकुड़ गईं। तो मुझे एक वजह दो, क्या मैंने तुम्हें अब तक अच्छे से नहीं रखा? यांग वेई एक कदम आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर एक घटिया सी मुस्कान थी। तुमने मेरी बहन को 3 साल में एक लिपस्टिक तक नहीं खरीद कर दी, और तुम अभी भी मेरे जीजा बनने का ख्वाब देख रहे हो? सपने देखना छोड़ दो। मैंने उस लड़के को देखा जिसे कभी मैं अपने सगे छोटे भाई जैसा मानता था। मेरे अंदर गुस्से का एक भयंकर सैलाब उमड़ पड़ा, सब कुछ टूटने लगा था। तभी हेलीकॉप्टर से एक 30 साल का घमंडी शख्स नीचे कूदा और आगे बढ़ा। उसने बड़ी बेबाकी से आगे बढ़कर लियू रियोन की कमर में अपना हाथ डाल दिया। भाई, तुम आखिरकार आ गए, यांग वेई ने गर्व से मेरी तरफ देखकर चिल्लाया। मैं इस एयरलाइन का मैनेजर हूं और रियोन का मौजूदा बॉयफ्रेंड भी, उसने कहा। मैनेजर ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और उसे नीचे की तरफ फेंक दिया। लो, इसे रख लो, कंजूसी मत दिखाना, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, वह हंसा। यांग वेई ने उसे तुरंत लपक लिया। ओह माय गॉड, 1 सेंट। थैंक यू जीजाजी। आसपास के लोग भी जीजाजी की तारीफ करने लगे। कितने बड़े दिल वाले हैं। तुम अपनी पूरी जिंदगी में भी इतना पैसा कभी नहीं कमा पाओगे, वेई हंसा। मुझे इस पूरी स्थिति पर एक अजीब सी बेबसी और हंसी आ रही थी। अगर मैं अपनी जेब के 4 युआन फेंक दूं तो ये डर से मर जाएंगे। अगर समझदार हो तो चले जाओ, वरना सिक्योरिटी बुलाकर धक्के मारकर निकलवा दूंगा। चलो निकलो यहां से, मेरी बहन को प्राइवेट हेलीकॉप्टर में बैठने से मत रोको। इन जोकरों को देखकर मेरी आंखों में एक जानलेवा और ठंडा खून उतर आया। ठीक है, उम्मीद है तुम्हें इस फैसले पर कभी पछतावा नहीं होगा, लियू रियोन। तुम जैसे एहसान फरामोश लोग एक दिन रोओगे, पर मेरे पास भीख मांगने मत आना। मैं पूरे डवान का मालिक हूं, यह हेलीकॉप्टर बेहद कीमती है, तुम क्या हो? उसने रियोन का गाल सहलाया। मेरी टांग का एक बाल भी तुम्हारी कमर से मोटा है। मेरी जेब के 4 सिक्के इस पूरे एयरपोर्ट को पल भर में खरीद सकते हैं। तभी काले चश्मे और सूट में एक रौबदार शख्स, प्रेसिडेंट चेन, वहां आ पहुंचा। घमंडी मैनेजर का चेहरा पीला पड़ गया, वह कांपते हुए उनके पैरों में झुक गया। प्रेसिडेंट चेन, आपकी आवाज जानी पहचानी है, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? रात का सन्नाटा, बनारस का मणिकर्णिका घाट, चिताओं की आग के बीच कबीर अकेला बैठा है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, एक अजीब सा खालीपन है। कबीर का हाथ अचानक जमीन पर पड़ी एक पुरानी, खून से सनी डायरी पर पड़ता है। वह उसे उठाता है। पहले पन्ने पर लिखा है, सत्यम। फ्लैशबैक। 5 साल पहले, दिल्ली की एक चकाचौंध भरी सुबह। कबीर अपने दोस्त सत्यम के साथ कॉलेज कैंपस में दौड़ रहा है। दोनों के चेहरों पर बेफिक्री है। सत्यम कबीर को अपनी नई खोज दिखाता है, एक प्राचीन सिक्का। कबीर, यह मामूली सिक्का नहीं है, यह उस तिजोरी की चाबी है जो इतिहास को बदल सकती है। तभी पुलिस की गाड़ियों का सायरन गूंजता है। सत्यम घबरा जाता है और सिक्का कबीर की जेब में डाल देता है। इसे छुपा लो, कबीर। इंस्पेक्टर राघव अपनी भारी आवाज और खौफनाक मुस्कान के साथ एंट्री करता है। वह सत्यम को बिना कुछ बताए गिरफ्तार कर लेता है। कबीर छुपकर यह सब देखता है। वह राघव का चेहरा और उसकी वर्दी पर लगा वह खास बैच अपने दिमाग में छाप लेता है। रात का वक्त, कबीर सत्यम को छुड़ाने पुलिस स्टेशन पहुंचता है।
लेकिन वहां उसे पता चलता है कि सत्यम की कस्टडी में मौत हो चुकी है। कबीर टूट जाता है। डॉक्टर उसे बताता है कि यह सुसाइड नहीं, मर्डर है। सत्यम के बदन पर अजीब से सिंबल चिन्ह गुदे हुए थे। कबीर कसम खाता है कि वह सत्यम के कातिलों को ढूंढ निकालेगा। वह दिल्ली छोड़कर उस रहस्य की तलाश में निकल पड़ता है। वर्तमान। कबीर डायरी के पन्ने पलटता है। डायरी में बनारस के एक गुप्त तहखाने का जिक्र है। वह मणिकर्णिका घाट से उठ खड़ा होता है। कबीर घाट की तंग गलियों से होते हुए एक पुराने जर्जर मंदिर में पहुंचता है। यहाँ की दीवारों पर वही सिंबल बने हैं जो सत्यम की बॉडी पर थे। अंधेरे में अचानक एक साया कबीर पर हमला करता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई होती है। कबीर उस हमलावर का नकाब खींच लेता है। नकाब के पीछे एक लड़की है, मीरा। मीरा हांफते हुए कहती है, रुको, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं, मैं सत्यम की बहन हूं। मीरा कबीर को बताती है कि सत्यम एक प्राचीन गुप्त संगठन द नाइन अननोन के बारे में रिसर्च कर रहा था, जो अमरता का रहस्य छुपाए हुए है। राघव और उसके गुंडे मंदिर को घेर लेते हैं। गोलियों की गड़गड़ाहट से मंदिर गूंज उठता है। कबीर और मीरा पीछे के गुप्त रास्ते से भागते हैं। दोनों एक नाव में बैठकर गंगा पार करते हैं। सुबह की पहली किरण के साथ कबीर उस सिक्के को गौर से देखता है। सिक्के पर एक नक्शा उभर आता है। नक्शा उन्हें हिमालय की वादियों में स्थित एक प्राचीन गुफा की तरफ इशारा करता है। कबीर और मीरा ट्रेन से उत्तर भारत की ओर निकल पड़ते हैं। ट्रेन के केबिन में मीरा कबीर को बताती है कि इंस्पेक्टर राघव सिर्फ एक मोहरा है। असली मास्टरमाइंड कोई और है, जिसका नाम काल है। अचानक ट्रेन की छत पर कदमों की आहट होती है। राघव के शूटर ट्रेन में घुस जाते हैं। एक हाई स्पीड एक्शन सीक्वेंस शुरू होता है। कबीर चलती ट्रेन की छत पर शूटरों से लड़ता है। हवा का तेज झोंका और रफ्तार। कबीर एक शूटर को नीचे गिरा देता है, लेकिन खुद भी जख्मी हो जाता है। ट्रेन एक सुरंग में घुसती है। कबीर और मीरा चलती ट्रेन से नीचे नदी में कूद जाते हैं। राघव उन्हें मरा हुआ समझकर वापस लौट जाता है। नदी के किनारे मीरा कबीर के जख्मों पर पट्टी बांधती है। दोनों के बीच एक इमोशनल पल। कबीर कहता है, सत्यम की मौत बेकार नहीं जाएगी। 2 दिन बाद बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां। कबीर और मीरा हाड़ कंपाने वाली ठंड में उस गुप्त गुफा के मुहाने पर पहुंचते हैं। गुफा के अंदर का नजारा अद्भुत है। चारों तरफ विशाल मूर्तियां और प्राचीन लिपि लिखी हुई है। कबीर जेब से वह सिक्का निकालता है। कबीर सिक्के को गुफा के केंद्र में बने एक सांचे में फिट करता है। एक भारी गड़गड़ाहट के साथ जमीन हिलती है और एक गुप्त दरवाजा खुलता है। दरवाजे के अंदर एक सोने का संदूक रखा है। जैसे ही कबीर उसे छूने बढ़ता है, पीछे से तालियों की आवाज गूंजती है। इंस्पेक्टर राघव मुस्कुराते हुए अंदर आता है। लेकिन इस बार उसके साथ व्हीलचेयर पर बैठा एक बुजुर्ग आदमी है, वही काल है। काल हंसता है, धन्यवाद कबीर। जो रास्ता मैं सालों से नहीं ढूंढ पाया, वो तुमने मिनटों में ढूंढ दिया। अब अमरता का नुस्खा मेरा है। राघव मीरा के सिर पर बंदूक तान देता है। काल कबीर से कहता है, वो संदूक मुझे सौंप दो, वरना यह लड़की भी अपने भाई के पास चली जाएगी। कबीर संदूक उठाता है, लेकिन वह चालाकी से गुफा के प्राचीन मैकेनिज्म को ट्रिगर कर देता है। गुफा की छत से भारी पत्थर गिरने लगते हैं। भयानक अफरा-तफरी। कबीर राघव पर झपट पड़ता है। दोनों के बीच मौत की लड़ाई शुरू होती है। मीरा काल की व्हीलचेयर को धक्का दे देती है। राघव कबीर पर भारी पड़ रहा है। वह कबीर का गला घोंटने की कोशिश करता है। कबीर जमीन पर पड़ा एक नुकीला पत्थर उठाकर राघव के सीने में घोंप देता है। राघव तड़पकर गिर जाता है। उधर काल मलबे के नीचे दब जाता है। लेकिन मरते मरते काल एक रिमोट का बटन दबा देता है। पूरी गुफा में ब्लास्ट होने लगते हैं। कबीर और मीरा संदूक लेकर गिरते पत्थरों के बीच से जान बचाकर बाहर की तरफ भागते हैं। गुफा उनके ठीक पीछे ढह रही है। वे ऐन वक्त पर गुफा से बाहर कूदते हैं।
गुफा का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाता है। दोनों बर्फ पर हांफते हुए गिरते हैं। वे बच गए हैं। कुछ दिनों बाद दिल्ली का एक सुरक्षित ठिकाना। कबीर और मीरा उस सोने के संदूक को खोलते हैं। अंदर कोई अमृत नहीं, बल्कि एक प्राचीन ग्रंथ है। ग्रंथ के पन्नों पर लिखा है कि असली अमरता शरीर की नहीं, बल्कि कर्मों की होती है। और इस ज्ञान की रक्षा करना ही द नाइन अननोन का काम है। कबीर को एहसास होता है कि सत्यम इसी ज्ञान को गलत हाथों में जाने से बचा रहा था। सत्यम की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई है। मीरा कबीर की आंखों में देखती है, अब हम इस ग्रंथ का क्या करेंगे कबीर? काल के लोग अभी भी जिंदा हो सकते हैं। कबीर ग्रंथ को वापस संदूक में रखता है और उसे लॉक कर देता है। हम इसे वहीं छुपाएंगे जहां कोई सोच भी नहीं सकता। इतिहास की गोद में वाराणसी। फिर से वही मणिकर्णिका घाट। लेकिन इस बार सुबह का वक्त है। गंगा की लहरों पर सूरज की किरणें तैर रही हैं। कबीर और मीरा नाव में बीच नदी में जाते हैं। कबीर उस भारी संदूक को गंगा की अगाध गहराइयों में विसर्जित कर देता है। मीरा कबीर का हाथ थामती है। दोनों के चेहरों पर अब कोई खौफ नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की चमक है। वे घाट की तरफ वापस मुड़ते हैं। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है। गंगा की लहरें बह रही हैं। पृष्ठभूमि में कबीर की आवाज गूंजती है, सत्य कभी मरता नहीं। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। थिएटर में तालियां। लड़की का चेहरा गुस्से से लाल था, उसकी आंखें काबोता पर टिकी थीं। भीड़ के बीच उसकी चीख गूंजी, जिसने वहां खड़े हर शख्स को चौंका दिया। काबोता का चेहरा अचानक बिल्कुल सफेद पड़ गया, मानो उसका कोई काला सच खुल गया हो। वह नजरें चुराकर वहां से चुपचाप खिसकने की नाकाम कोशिश करने लगा। लड़की ने उसे सबके सामने घसीटा, जिससे चेनफेन की पैनी नजरें उस पर टिक गईं। हवा में एक अजीब सा तनाव फैल गया। हर कोई सांस रोके खड़ा था। पागल औरत, यहां से दफा हो जा, काबोता गुस्से से पागल होकर चिल्लाया। उसकी आंखों में खौफ और शर्मिंदगी का एक खूंखार घालमेल साफ दिख रहा था। लड़की लगातार बोलती रही, जिससे काबोता के सब्र का बांध पूरी तरह टूट गया। उसने पूरी ताकत से एक जोरदार तमाचा लड़की के नाजुक गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ की गूंज से पूरा हॉल दहल उठा, चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। लड़की के गाल पर उंगलियों के गहरे लाल निशान उभरने लगे थे। वह जड़ होकर उसे देखती रही, उसकी आंखों में गहरे सदमे के आंसू थे। तुमने तुमने मुझे हाथ लगाया, उसकी कांपती आवाज में अविश्वास था। काबोता पर कोई असर नहीं हुआ, उसकी आंखें ठंडी और बेरहम बनी रहीं। एक शब्द और बोला तो अंजाम बहुत बुरा होगा, उसने फुसफुसाकर धमकी दी। काबोता घबराकर भीड़ की तरफ मुड़ा, अपने हाथ मलते हुए नकली मुस्कान लाया। माफ करना दोस्तों, यह अचानक पागल हो गई, सुरक्षाकर्मी इन्हें बाहर निकालो। यांगी यह सुनकर बुरी तरह घबरा गया, उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। नहीं, यह नहीं हो सकता, चेनफेन अब बेहद अमीर हो चुका है। चेनफेन ने पूरा बोइंग 747 खरीद लिया था। यह सोचकर यांगी की आंखें फटी रह गईं। उसने सोचा कि अगर वे मिन्नतें करेंगे तो शायद कॉकपिट देख पाएंगे। शायद अगर वह खुश हो जाए तो मैं दहेज में यह विमान ही मांग लूं। इस लालची और बेवकूफाना ख्याल ने यांगी को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। उसने हिम्मत जुटाई और दौड़कर चेनफेन का मजबूत हाथ कसकर पकड़ लिया। भाई चेन, ये लोग हमें निकाल रहे हैं, प्लीज हमारी मदद करो। यांगी के झटके से चेनफेन का हाथ उसकी जेब से बाहर फिसल गया। उसी पल जेब में रखे 4 चमचमाते सिक्के छिटककर फर्श पर गिर गए। सिक्कों के फर्श से टकराने की खनक पूरे शांत माहौल में गूंज उठी। वहां मौजूद हर एक शख्स की नजरें उन 4 चमकदार सिक्कों पर टिक गईं। वहां खड़े लोगों की सांसें थम गईं, वक्त जैसे पूरी तरह ठहर गया था। वह चमक, ये असली युआन के सिक्के हैं जो यह जेब में रखता है। इतनी बड़ी दौलत जेब में लेकर घूमना, यही असली कुबेर की पहचान है। एक कांपती हुई आवाज ने भीड़ के भीतर छुपे खौफ और सम्मान को बयां किया। यांग वेई ने लाल आंखों से सिक्कों को देखा, उसका लालच खुलकर सामने आ गया। उसके मुंह से लार टपकने को थी। पैसा, यह तो सचमुच असली पैसा है। भाई, तुम बस हमारी मदद करो, मैं अपनी बहन को तुम्हारे पास वापस भेज दूंगा।
यांग वेई ने गिड़गिड़ाते हुए चेनफेन के सामने एक नया सौदा पेश किया। चलो बहन, जल्दी माफी मांगो, इन सिक्कों का यह वैसे भी क्या करेंगे। इन्हीं 4 सिक्कों को दहेज मानकर मैं तुम दोनों के रिश्ते को मंजूरी दूंगा। लू रुआन होश में आई। उसने जल्दी से अपने बिखरे बाल ठीक किए। वह तड़पकर चेनफेन की तरफ दौड़ी। उसकी आवाज में लालच और डर का मिश्रण था। चेनफेन, मुझे माफ कर दो, उस कमीने काबोता ने मुझे बहकाया था। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो, आज रात मैं तुम्हारे घर चलूंगी। यांग वेई ने तुरंत अपनी बहन की बात का समर्थन करते हुए सिर हिलाया। हाँ भाई चेन, हम उस धोखेबाज की बातों में आ गए थे, सब भूल जाओ। चेनफेन ने दोनों के इस घटिया नाटक को बेहद ठंडी नजरों से देखा। वह धीरे से पीछे हटा और अपनी हथेलियों से एक धीमी तीखी ताली बजाई। एक एहसान फरामोश इंसान हमेशा एहसान फरामोश ही रहता है। चेनफेन खुलकर हंस पड़ा। क्या तुम भूल गए जो 1 सेंट उसने तुम्हें कुछ देर पहले दिया था? अभी तो तुम उसे जीजा कह रहे थे, फिर इस लूजर के गले क्यों पड़ रहे हो? चेनफेन के इन तीखे शब्दों ने दोनों भाई बहन के पैरों तले जमीन खिसका दी। दोनों पूरी तरह अवाक रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उसी वक्त एयरपोर्ट के 2 खूंखार सुरक्षाकर्मी वहां तेजी से दाखिल हुए। काबोता का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने तुरंत सुरक्षाकर्मियों को आदेश दिया, जल्दी करो, इन दोनों को बाहर फेंको ताकि मिस्टर चेन की आंखें गंदी न हो। लू रुआन और यांगी ने बेबसी से चेनफेन की तरफ देखा पर कुछ बोल न सके। काबोता चिल्लाया, खड़े क्या हो? मेरी बात समझ नहीं आती? इन्हें बाहर निकालो। चारों गार्डों ने एक दूसरे को देखा और भाई बहन को बेरहमी से घसीटना शुरू कर दिया। यांगी तड़पा, नहीं, मुझे बोइंग 747 का कॉकपिट देखना है, मुझे मत ले जाओ। वह सुरक्षाकर्मियों से बचकर हेलीकॉप्टर की तरफ भागा पर वे उस पर झपट पड़े। लू रुआन को जमीन पर पटक दिया गया और घसीटते हुए चेनफेन के सामने लाया गया। काबोता इस नजारे का मजा ले रहा था। तभी चेनफेन की भारी आवाज गूंजी। रुको! चेनफेन के इस एक शब्द ने पूरे माहौल को दोबारा कड़ा कर दिया। काबोता की गर्दन डर के मारे अकड़ गई। उसने मुड़कर चेनफेन को देखा। यहाँ एक और कचरा है जिसे बाहर फेंका जाना चाहिए, चेनफेन ने कहा। यह सुनते ही काबोता के माथे पर ठंडा पसीना तेजी से उभरने लगा। मैनेजर चेन, साफ इंसाफ कीजिए, मैं तो यहाँ का मैनेजर हूँ, उसने तुतलाते हुए कहा। मैनेजर यिन, तुम पहले से शादीशुदा हो और कंपनी का नाम खराब कर रहे हो। तुम्हारी हरकतें बर्दाश्त के बाहर हैं, तुम्हें इसी वक्त नौकरी से निकाला जाता है। काबोता का चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया। वह घुटनों के बल बैठ गया। मैनेजर चेन, मुझे एक मौका दीजिए, मुझे नहीं पता था यह आपकी गर्लफ्रेंड थी। उसकी गिड़गिड़ाहट ने प्रेसिडेंट चेन की आंखों में नफरत और बेचैनी को और बढ़ा दिया। चेनफेन ने बिना एक भी शब्द बोले सिर्फ अपने हाथ से जाने का इशारा किया। काबोता को किसी हलाल होते जानवर की तरह चिल्लाते हुए वहां से घसीट कर ले जाया गया। उसकी चीखें धीरे धीरे दूर हो गईं और हॉल में फिर से शांति छा गई। चलो, आखिरकार थोड़ी शांति मिली। चेनफेन ने एक गहरी और ठंडी सांस ली। वह नीचे झुका और फर्श पर बिखरे उन 4 सिक्कों को धीरे धीरे उठाने लगा। प्रेसिडेंट चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगा आपके जैसे कुबेर को इनकी परवाह नहीं होगी। चेनफेन ने लापरवाही से जवाब दिया, मच्छर चाहे कितना भी छोटा हो, मांस तो होता ही है। उसने 4 सिक्कों को हवा में उछाला और वापस अपनी मजबूत मुट्ठी में दबोच लिया। पास खड़ी सेक्रेटरी का दिल यह नजारा देखकर मानो उसके हलक में आ गया था। 4 युआन! इतनी बड़ी रकम को यह कांच की गोलियों की तरह उछाल रहे हैं। अगर एक भी सिक्का गटर में गिर जाता तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। चेनफेन का यह बेफिक्र अंदाज उसे किसी बेहद ऊंचे घराने का वारिस दिखाता था। उसका हर एक इशारा एक ऐसी रईसी बयां कर रहा था जो कोई खरीद नहीं सकता। वहां मौजूद हर शख्स उसे पूजनीय नजरों से देख रहा था, मानो वह कोई भगवान हो। उसकी आभा इतनी राजसी थी कि कोई उसके सामने सिर उठाने की हिम्मत न कर सका। लेकिन इस सब के बीच चेनफेन के भीतर भी घबराहट की एक हल्की लहर दौड़ गई। बाहर से पूरी तरह शांत दिखने वाले उस चेहरे के पीछे एक गहरा राज छुपा था। अंधेरी रात, मुंबई की भारी बारिश। एक सुनसान ओवरब्रिज पर एक काली एसयूवी आकर रुकती है। कार का दरवाजा खुलता है। एसी की भाप के बीच से एसीपी कबीर 40S आंखों में गुस्सा सिगरेट सुलगाते हुए बाहर निकलता है।
कबीर के सामने एक आदमी घुटनों के बल बैठा है, जिसके सिर पर बोरी बंधी है और हाथ पीछे बंधे हैं। कबीर बोरी हटाता है। सामने शहर का सबसे बड़ा सट्टा किंग राणा है, जो खून से लथपथ है पर मुस्कुरा रहा है। राणा थूकता है और हंसते हुए कहता है, कबीर, वर्दी की गर्मी मत दिखा, सरकार मेरी जेब में है। कबीर बिना एक शब्द बोले अपनी ग्लॉक गन निकालता है और सीधे राणा के घुटने पर गोली मारता है। धमाके की आवाज बारिश में गूंजती है। राणा दर्द से चीखता है। कबीर उसके करीब झुकता है और कहता है, सरकार बदलती रहती है राणा। कबीर नहीं। कट टू पुलिस हेडक्वार्टर। कमिश्नर सिंघल कबीर पर चिल्ला रहे हैं, तुम सस्पेंड हो कबीर। कानून हाथ में लेने का हक किसने दिया? कबीर अपना बैच और गन कमिश्नर की टेबल पर पटकता है और पलटकर बिना कुछ कहे बाहर निकल जाता है। कबीर का घर। चारों तरफ बिखरी हुई शराब की बोतलें और दीवारों पर एक पुराने केस की फाइल्स और तस्वीरें। कबीर अपनी मृत पत्नी प्रिया की तस्वीर को देखता है। फ्लैशबैक, प्रिया एक कार ब्लास्ट में मारी गई थी। अचानक कबीर के फोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, राणा सिर्फ एक मोहरा था। असली खिलाड़ी को पकड़ना है तो गोडाउन नंबर 7 पर आओ। कबीर अपनी पर्सनल रिवॉल्वर उठाता है, उसे लोड करता है और जैकेट पहनकर निकल जाता है। रात का सन्नाटा। बंदरगाह के पास गोडाउन नंबर 7। कबीर दबे पांव अंदर घुसता है। गोडाउन के अंदर अंधेरा है, सिर्फ एक सिंगल लाइट जल रही है। वहां एक कुर्सी पर बांधकर किसी को रखा गया है। कबीर करीब जाता है। वह हैरान रह जाता है, कुर्सी पर कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे भरोसेमंद खबरी चोटू मरा पड़ा है। अचानक चारों तरफ से फ्लड लाइट्स जल उठती हैं। कबीर की आंखें चौंधिया जाती हैं। ऊपर की रेलिंग से तालियों की आवाज आती है। वहां कबीर का ही जूनियर ऑफिसर इंस्पेक्टर विक्रम खड़ा है, हाथ में गन लिए। विक्रम नीचे आता है, उसके पीछे 10 हथियारबंद गुंडे हैं। विक्रम हंसते हुए कहता है, सर, आप सिस्टम के लिए बहुत ईमानदार थे। कबीर ठंडे लहजे में पूछता है, प्रिया का मर्डर तूने करवाया था विक्रम? विक्रम मुस्कुराता है, वो तो बस एक वार्निंग थी सर। लेकिन आप समझे ही नहीं। अब खेल खत्म। विक्रम अपने गुंडों को इशारा करता है, मारो इसे। पर लाश नहीं मिलनी चाहिए। गुंडे कबीर पर हमला करते हैं। कबीर एक जबरदस्त हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू करता है। वह पहले गुंडे की लात मारकर पसली तोड़ देता है। एक गुंडा चाकू लेकर आगे बढ़ता है। कबीर उसका हाथ मरोड़कर वही चाकू उसकी जांघ में घोंप देता है। कबीर बिजली की रफ्तार से एक गुंडे की राइफल छीनता है और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। चारों तरफ लाशें गिरने लगती हैं। विक्रम घबराकर गोडाउन के पिछले दरवाजे की तरफ भागता है। कबीर आखिरी गुंडे को पटखनी देता है और विक्रम के पीछे दौड़ता है। गोडाउन के पीछे का खाली मैदान। तेज बारिश हो रही है। विक्रम की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। कबीर गाड़ी के बोनट पर छलांग लगाता है और विंडशील्ड को अपनी गन के बट से तोड़ देता है। विक्रम गाड़ी से बाहर गिरता है, कीचड़ में लथपथ। वह कबीर के पैर पकड़ लेता है, सर, मुझे माफ कर दो। मैं तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। कबीर विक्रम का कॉलर पकड़कर उसे उठाता है और पूछता है, तेरा बॉस कौन है? किसके इशारे पर नाच रहा था? विक्रम कांपते हुए कहता है, मिनिस्टर, होम मिनिस्टर रुद्र प्रताप सिंह। वही इस पूरे ड्रग सिंडिकेट का असली राजा है। कबीर के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान आती है। वह कहता है, शुक्रिया विक्रम, अब तुम्हारी इस सिस्टम में कोई जरूरत नहीं है। कबीर विक्रम के माथे के बीचों बीच गोली मारता है। विक्रम का शरीर कीचड़ में गिर जाता है। सुबह का वक्त। होम मिनिस्टर रुद्र प्रताप सिंह का आलीशान बंगला। वह लॉन में चाय पी रहा है। तभी गेट को तोड़ते हुए एक पुलिस की गाड़ी अंदर घुसती है और सीधे लॉन के पास आकर रुकती है। गाड़ी से कबीर बाहर निकलता है, पूरी तरह से खून और कीचड़ से सना हुआ, लेकिन उसकी चाल में एक अजीब सा टशन है। रुद्र प्रताप के बॉडीगार्ड्स कबीर पर गन तान देते हैं। रुद्र प्रताप हाथ के इशारे से उन्हें रोकता है।
रुद्र प्रताप हंसते हुए कहता है, एसीपी कबीर, सुना है तुम सस्पेंड हो चुके हो। अब यहाँ किस हैसियत से आए हो? कबीर अपनी जेब से एक वॉइस रिकॉर्डर निकालता है और प्ले करता है। उसमें विक्रम का आखिरी कबूलनामा गूंजता है। रुद्र प्रताप का चेहरा सफेद पड़ जाता है। कबीर कहता है, यह रिकॉर्डर सीधे मीडिया और सीबीआई हेडक्वार्टर लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। दूर से कई पुलिस सायरन की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। कमिश्नर सिंघल की अगुवाई में दर्जनों पुलिस गाड़ियां बंगले में घुसती हैं। कमिश्नर सिंघल कबीर के पास आते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, वेलकम बैक टू ड्यूटी एसीपी कबीर, तुम्हारा सस्पेंशन रद्द किया जाता है। रुद्र प्रताप को पुलिस हथकड़ी लगाती है। वह जाते जाते कबीर को घूरता है। कबीर उसे देखकर अपनी गन को वापस होल्स्टर में डालता है। कैमरा कबीर के चेहरे पर जूम करता है। वह चश्मा लगाता है, कैमरे की तरफ देखता है और बैकग्राउंड में लाउड कड़कता हुआ थीम म्यूजिक बजता है। स्क्रीन ब्लैक हो जाती है।